माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 25 माननीय सांसदों ने जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। कई अच्छे सुझाव आए, कई क्रिटिसिज्म हुए और कई ऐसे भी तथ्य रखे गए जो कि सत्य से परे हैं। अगर इन सभी विषयों को रखें तो कुल मिला के 4 बकेट्स में सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। कई माननीय सांसदों ने बिल से संबंधित विषय रखे, एम्पावरमेंट, जोन में किस तरह से ज़्यादा पावर हो, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस तरह के विषय रखे। कई माननीय सदस्यों ने सेफ्टी, कवच, सीसीटीवी और जो एंटी कोलिजन डिवाइस 2000 यूपीए गवर्नमेंट में लगा था उसके बारे में विषय रखे। और कई माननीय सदस्यों ने तीसरा बकेट जो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित विषय रखे। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात आई। ओवरऑल बहुत ही समृद्ध चर्चा रही और मैं सभी माननीय सांसदों को इस समृद्ध चर्चा के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय श्री हम सबके सम्माननीय श्री एच.डी. देवेगौड़ा साहब को। आपने जो आशीर्वाद दिया, आपके आशीर्वचन बहुत ही बहुमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने इतना अच्छे शब्दों में जो आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले बिल से संबंधित विषयों को कवर करना चाहूँगा जो कि एकदम रेलेवेंट है। कई माननीय सांसदों ने एक चिंता जताई कि क्या इस बिल से सेंट्रलाइजेशन होगा, क्या इस बिल से राज्य सरकारों के पावर कम होंगे। कुछ ने प्रश्न उठाया कि क्या बिल से पार्लियामेंट के पावर्स कम होंगे। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ कि ये बिल एक सिंप्लीफिकेशन का बिल है। 2 कानून के बजाय एक कानून में अगर सारे प्रोविजन हो तो एक सिंपलर स्ट्रक्चर है। इसी भावना के साथ किया गया। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कितना मेजर एम्पावरमेंट हुआ है फील्ड ऑफिसेस का, उसके बारे में। माननीय खड़गे जी अभी नहीं है, कुछ देर पहले तक यहाँ बैठे थे, जो रेल मंत्री रह चुके हैं। 10 साल पहले रेलवे के जोनल ऑफिसेज में जनरल मैनेजर्स को, डीआरएम्स को, उनके पास जो पावर थे उसका अगर आज कंपैरिजन करें, माननीय सभापति महोदय, मैं सबको बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगा, आज जनरल मैनेजर्स के पास किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने का 100% पावर है। चाहे वो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट हो टेंडर या वो 1000 करोड़ का टेंडर हो, उसको आज जनरल मैनेजर एक्सेप्ट करता है। ये एम्पावरमेंट हुआ। 50 करोड़ से कम के प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन करने का यानी अप्रूव करने का वो भी पावर जनरल मैनेजर्स को दिया गया है। ये फील्ड में जो एम्पावरमेंट हुआ है, जिस तरह का डिसेंट्रलाइजेशन इन 10 वर्षों में हुआ है, अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, उसके कारण आज रेलवे में इतना ज़बरदस्त, इतना तेज काम संभव हो पाया है। माइक, ये तभी संभव हो पाया है क्योंकि इतना मेजर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है और इसमें राज्य सरकारों के साथ मिल के बहुत सारे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। जिन माननीय सांसद ने कहा कि राज्य सरकारों के पावर कम किए जाएंगे, ऐसा कोई इसमें प्रश्न नहीं उठता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में एक इनहेरेंट विश्वास रखते हैं, एक पक्का विश्वास रखते हैं और वो राज्य सरकारों को साथ लेके चलने में उनका हमेशा, उनकी कार्यपद्धति, उनके काम को आप देखेंगे तो वो राज्य सरकारों को हमेशा साथ लेके चलते हैं। कई इसके उदाहरण दे सकता हूँ मैं। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार नहीं है, उन राज्यों में भी मान्यवर सभापति जी बहुत अच्छा बजट का एलोकेशन किया गया है। मैं नाम लेके भी बता सकता हूँ। केरल में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी मोदी जी ने रेलवे के लिए 3000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है और यही यूपीए के समय मात्र 372 करोड़ होता था। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत बड़ा उदाहरण है। तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं है, अध्यक्ष जी, वहाँ पे 6626 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है। 870 करोड़, 880 करोड़ होता था। अभी उड़ीसा में हमारी सरकार बनी है,
उससे पहले हमारी सरकार नहीं थी, मात्र 800 करोड़ का बजट होता था। यूपीए सरकार के दौरान मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल, जहां से इतने कद्दावर रेल मंत्री आते थे, Please, आई एम please, गिविंग द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, 1 सेकेंड। please. वेस्ट बंगाल में बैठ कर नो, माननीय सभापति जी, प्लीज टेक योर सीट, माननीय सभापति जी, टेक योर सीट, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, माननीय- प्लीज, प्लीज। माननीय सभापति जी, पश्चिम बंगाल में जहां यूपीए के समय 4,380 करोड़ का बजट होता था, वहां आज 13,955 करोड़ रुपए है। ये किस आधार पे कहते हैं कि स्टेट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन है? बताइए माननीय सभापति जी। ये बिल्कुल निरर्थक बात बोलते हैं कुछ लोग और केवल राजनीति के लिए बोलते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की छोटी राजनीति न करें। अध्यक्ष जी, ये बात सही है कि रेलवे में टेक्निकल लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मान्यवर मनोज झा जी ने भी कहा, सौरभ जी ने भी कहा और मान्यवर कई सांसदों का इस तरह का मत था कि ज़रूर इसमें टेक्निकल लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है। आप चाहे ट्रैक सिस्टम देखो, मैन्युफैक्चरिंग देखो लोकोमोटिव्स की, चाहे कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग देखो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखो, चाहे सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम का सिस्टम देखो, चाहे रेलवे के ऑपरेशंस को देखो, हर जगह टेक्निकल इम्पोर्टेंस, टेक्निकल वर्क होता है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष निर्णय लेके गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई है, जिससे कि रेलवे के टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में रिसर्च हो सके, ट्रेनिंग हो सके और अच्छे से अच्छे ट्रेंड लोगों को रेलवे में ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा सके। ये उस महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम है कि आज रेलवे में एक नया कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक नए तरीके से काम करने की पद्धति आ रही है। इसके अलावा जो मान्यवर सांसदों ने बिल के विषय में रखा कि बहुत मेरे ख्याल से किसी ने कहा कि बहुत बड़ा रिफॉर्म की अपॉर्चुनिटी थी और इस बिल के माध्यम से रिफॉर्म किया जा सकता था। सभापति महोदय, 10 वर्षों के अगर रिफॉर्म्स को अगर आप देखेंगे तो वो लिस्ट इतनी लंबी है कि आप इस बिल की बात भूल जाइए। एक लगातार रिफॉर्म किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रिफॉर्म्स में एक अटूट भरोसा रखते हैं। किसी के कंपल्शन में आके रिफॉर्म करने की बात नहीं है, वो पूरे कन्विक्शन के साथ रिफॉर्म करते हैं। और इसी कारण से आज अगर हम काम की गति को देखें अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, इन 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, जो जर्मनी जैसे समृद्ध देश से ज्यादा रेलवे ट्रैक्स हैं। 45,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। ये विषय आया, माननीय मनोज जी ने पूछा कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की क्या जरूरत है। प्रश्न जायज है इनका। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में और डीजल ट्रैक्शन में 95% कम होता है पोल्यूशन, 95%। अब आप इसको कंपेयर करिए रोड से। पहले अगर रोड से रेल को कंपेयर करें तो ऑलरेडी करीब 90% कम हो जाता है पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशंस है वो। और इलेक्ट्रिकल और डीजल को जब कंपेयर करें तो फिर सिग्निफिकेंट कमी आती है। तो ये देश के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिकल मेथड से करें। और वैसे भी हमारे पेट्रोलियम की रिजर्व्स लिमिटेड हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी अपने खुद के सोर्सेज से जनरेट कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जरिए से रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे इलेक्ट्रिफाइड रेलवे के माध्यम से रेल ट्रांसपोर्टेशन हो, उसको हमें इलेक्ट्रिकल माध्यम से ही करना चाहिए। ये देश की ज़रूरत है और ये देश के स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट में भी आता है। साथ ही साथ माननीय मनोज जी ने कहा कि डीजल के जो लोकोमोटिव्स हैं उनका क्या होगा।
जो डीजल के लोकोमोटिव्स हैं उनको डिजास्टर मैनेजमेंट ब्रेकडाउन के टाइम के लिए रखा जाएगा, क्योंकि उस वक्त में इलेक्ट्रिकल लाइन को स्विच ऑफ किया जाता है ताकि उस टाइम में डीजल के मूवमेंट से काम हो सके। कई इलेक्ट्रिकल कई सारे जो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के बहुत डीजल कंज्यूमिंग लोकोमोटिव्स थे उनका ऑलरेडी एक तरीके से जो बेचे जा सके उनको बेचा गया है, कि जिनको एक्सपोर्ट किया जा सके उनको एक्सपोर्ट भी किया गया है और कुछ को कन्वर्ट भी किया गया है। ओवरऑल करीब 4000 के आसपास डीजल लोको रहेंगे, जो कि ओवरऑल हमारे पूरे देश में जब भी कोई इंसिडेंट मैनेजमेंट हो उसके काम में आएंगे। तो ये उनके प्रश्न का एकदम स्पेसिफिक मैं जवाब देता हूँ। अध्यक्ष जी, पूछा गया रेलवे में टॉयलेट्स की बात। इन 11 वर्षों में रेलवे के कोचेज में 3,10,000 टॉयलेट बने। 3,10,000 टॉयलेट्स। आप याद कीजिए, इससे पहले की जो परिस्थितियां होती थी, टॉयलेट के नाम पे एक छोटा सा एक होल होता था। आज उससे बहुत बेहतरीन परिस्थिति है और जितने नए रोलिंग स्टॉक बन रहे हैं उनमें टॉयलेट्स में लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है। माननीय मंत्री जी, एक मिनट। ऑनरेबल मेंबर्स, it is now 6 p.m. If the House agrees, we may sit beyond 6 p.m. today till the disposal of the Railways Amendment Bill 2024. Do I have the leave of the House to extend the sitting beyond 6 p.m.? माननीय मंत्री, प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय। 3,10,000 टॉयलेट्स बने और इसके कारण स्टेशंस की जो पहले दुर्दशा थी वो आज किसी भी स्टेशन पे जाए सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। जिन मान्य सदस्यों ने, कई मान्य सदस्यों ने कमेंट्स किए, शायद उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में ट्रेन में बैठने का एक्सपीरियंस नहीं लिया होगा, पर जो भी अभी बैठे हैं, ऐसा अभी बहुत काम बाकी है। मोदी जी हमेशा एक ही चीज़ हमको समझाते हैं कि इन 10 वर्षों में जो काम किया है वो एक तरीके से देश के लिए एक फाउंडेशन बनाने का काम किया है। इन 5 वर्षों में 3 गुना मेहनत करके बेस बनाना है, क्योंकि देश को विकसित भारत अगर हमें बनाना है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए अभी बहुत मेहनत के साथ, बहुत शिद्दत के साथ काम करना है। अध्यक्ष जी, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट में मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा, कई मान्य सांसदों ने आज कहा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए कुछ नहीं किया गया। मैं सबके नाम इंडिविजुअली सबके मैंने नोट्स रखे हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि यूपीए की सरकार में जहां 4,11,000 लोगों को रोजगार दिया गया था रेलवे में, एनडीए की सरकार में 5,02,000 लोगों को रोजगार दिया गया। और अध्यक्ष जी, जो एग्जाम कराए गए, अभी हाल ही में 2 एग्जाम कंप्लीट हुए। रामजी लाल सुमन जी नहीं है, वो कहते हैं कि एग्जाम ही नहीं हुए, शायद वो परिस्थितियों से वाकिफ नहीं है, उनकी टीम ने उनको ब्रीफ नहीं किया होगा। एक एग्जाम था ग्रुप डी का एग्जाम, 1,26,00,000 कैंडिडेट्स उसमें बैठे, 68 दिन तक एग्जाम चला, 133 शिफ्टों में एग्जाम हुआ, 211 शहरों में 726 सेंटर्स में एग्जाम हुआ, 15 भाषाओं में, 15 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम हुआ। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पेपर लीक का इश्यू नहीं, एग्जाम बहुत कंफर्टेबली, स्मूथ, ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ। दूसरा एग्जाम एनटीपीसी का एग्जाम, एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, 1,11,00,000 लोग कैंडिडेट्स थे, 33 डेज तक एग्जाम चला, 99 शिफ्ट्स में, 191 सिटीज में, 551 सेंटर्स में, 15 लैंग्वेजेस में, एब्सोल्युटली स्मूथ, एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट। अभी हाल ही में एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम कंप्लीट हुआ, 18,40,000 कैंडिडेट्स थे उसमें, 5 दिन तक एग्जाम, 15 शिफ्टों में, 156 शहरों में चला, 346 सेंटर्स में, 15 लैंग्वेजेस में, एब्सोल्युटली स्मूथ। इस कमिटमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, इस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं और इस कमिटमेंट को बरकरार रखेंगे। कंप्लीट फोकस के साथ रेलवे के एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात भी आई। आई गॉट प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन और मैक्सिमम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, जिसमें लाखों कोर्सेज हैं।
उस प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम जो एनरोलमेंट हुआ है वो रेलवे के एम्प्लॉयज़ का हुआ है, और जो मैक्सिमम कोर्सेज ले रहे हैं वो भी रेलवे के एम्प्लॉयज़ ले रहे हैं। उनको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, लगातार कोर्स करिकुलम को अपडेट किया जा रहा है, और जितना हो सके प्रैक्टिकल कोर्स को रखा जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, सेफ्टी पे आऊँगा मैं, बहुत बड़ा विषय है ये, इस पे कई मान्यवर सांसदों ने इस विषय को उठाया, और ये विषय बहुत सीरियस विषय, इसको मुझे नहीं लगता है कि हमें कहीं पर भी इसमें कहीं पर भी ध्यान कम करना चाहिए। सेफ्टी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, और निश्चित भाव से सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। जो स्टेप्स लिए गए मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहले बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए गए। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में जो रेल है यानी पटरी है, उस पटरी को 60 किलो की पटरी, 60 किलोग्राम पर मीटर की जो एक हायर क्वालिटी की रेल है, 1.5 लाख किलोमीटर इन 11 वर्षों में 1.5 लाख किलोमीटर हायर क्वालिटी की रेलवे ट्रैक लगाया गया है। पटरियों के बीच में अगर वेल्डिंग होती है तो वो वेल्डिंग जॉइंट जो पॉइंट है, वो जॉइंट का पॉइंट वहाँ पे वल्नरेबल होता है। उसको वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए लॉन्गर रेल पैनल यानी 260 मीटर का रेल पैनल 76,000 किलोमीटर के लॉन्गर रेल पैनल लगाए गए, जो कि यूपीए के समय से 7 गुना अधिक है। डिजिटल स्टेशन का कंट्रोल, डिजिटल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग बोलते हैं रेलवे की टर्मिनोलॉजी में, मात्र 800 स्टेशन हुए थे यूपीए के समय में। एनडीए के समय में 3,243 स्टेशंस को डिजिटल कंट्रोल पे लाया गया है। बहुत बड़ी सेफ्टी उससे इंप्रूव होती है। फॉग के समय में, कोहरे के समय में दिखाई देना कम हो जाता है। सिर्फ 90 फॉग सेफ्टी डिवाइस थे 2014 में, जब मोदी जी ने जिम्मेदारी ली थी। आज माननीय सभापति जी 26,000 फॉग सेफ्टी डिवाइस हैं ट्रेन में लगे हुए, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिल रहा है। हमारे लोको पायलट से पूछिए आप। थिक वेब स्विच, रेलवे का जो रेलवे की पटरी को अगर हम देखें, उसमें बीच में एक वेब होता है जो कि दोनों ऊपर और नीचे वाले हिस्से को जोड़ता हुआ है। उसको अगर थोड़ा सा हम चौड़ा करें, मोटा करें, तो पटरी की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। थिक वेब स्विच कहते हैं उसको। थिक वेब स्विच 2014 तक नील थे, नील, जीरो। आज 27,000 थिक वेब स्विच लग चुके हैं पूरे रेलवे सिस्टम में। बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, पहला बेटर टेक्नोलॉजी लाना, दूसरा बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस। जो रेल रिन्यूअल का प्रश्न भी कई मान्यवर सांसदों ने उठाया कि पटरियां पुरानी हो चुकी है। पुरानी पटरियों को रिप्लेस करके नई पटरी लगाने का काम 50,000 किलोमीटर में हुआ है, जो कि एक अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है माननीय सभापति महोदय। जब ट्रेन चल रही है उसके बावजूद पटरियों को रिप्लेस करना, किस तरह से मेंटेनेंस के टाइम मेंटेन करना, वो देखिए। अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन, वेल्डिंग के पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए, जहां मात्र 79 लाख के आसपास पूरे यूपीए की पीरियड में हुआ, आज वो 1,90,00,000 जगह पे अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन की टेस्टिंग हुई, मतलब डबल से ज्यादा। वेल्ड फेलियर, इसका रिजल्ट दिखता है। वेल्ड फेलियर जहां 2013-14 में, माने खड़गे जी नहीं है यहाँ पर, उनके समय की बात है, 3,700 होते थे, वहां पे आज मात्र 300 रह गए। 92% कमी आई है वेल्ड फेलियर्स में। माननीय सभापति महोदय, हमेशा रेल फ्रैक्चर एक कॉमन हम लोगों की पार्लेंस में आ गया था। दिन रात सुनते थे रेल फ्रैक्चर हो गया। बात सही भी है। 2013-14 में 365 दिन में 2,548 रेल फ्रैक्चर होते थे। 365 दिनों में 2,548 रेल फ्रैक्चर होते थे। आज वो संख्या 91% कम हो गई है रेल फ्रैक्चर्स की। ये मेंटेनेंस में इंप्रूवमेंट लाया गया। आप मेंटेनेंस का प्रश्न पूछ रहे थे। ट्रेनिंग का, स्टाफ की ट्रेनिंग, सिम्युलेटर्स लगाए जा रहे हैं, जिससे कि रियल लाइफ लोगों में कैसा एनवायरनमेंट होगा, एग्जैक्टली उस तरह के एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग हो। रनिंग रूम्स लोको पायलट के, एक भी रनिंग रूम में एयर कंडीशनिंग नहीं थी 2014 में। बड़े बड़े कद्दावर नेता थे जो कि माननीय तनखा जी कह रहे थे कि एक ब्यूरोक्रेट को लगा दिया
हाँ, मैं मानता हूं मैं टेक्नोक्रेट हूं, ब्यूरोक्रेट हूं, लेकिन कमिटमेंट देश के लिए कहीं कम नहीं है, किसी भी नेता से कम नहीं। अगर कमिटमेंट में कम आए तो आप उंगली उठाइए, नहीं तो आपको उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। आज माननीय सभापति जी 558 रनिंग रूम लोको पायलट्स के 100% एयर कंडीशनड हो गए। किसी भी लोको में एक भी जगह पर कोई एक भी टॉयलेट नहीं होती थी किसी कैब में। हमारी महिला लोको पायलट्स की समस्या आप सोचिए कितनी बड़ी होती होगी। आज 50% लोकोमोटिव्स में टॉयलेट्स की व्यवस्था कर दी गई है और जितने नए लोकोमोटिव्स बन रहे हैं, अभी मैं दाहोद में लोको देख के आया जो नए जनरेशन का लोकोमोटिव बन रहा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, लोकोमोटिव ऐसा है जैसा कोई कंप्यूटर सेंटर होता है, जैसा कोई डेटा सेंटर होता है, उस तरह का लोकोमोटिव, एकदम नई जनरेशन का, नई टेक्नोलॉजी का, और इतनी अच्छी टॉयलेट उसमें, वो भी टॉयलेट भी फुल्ली इंटरलॉक लोको के पूरे कंट्रोल सिस्टम के साथ। उस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं अध्यक्ष सभापति महोदय। मोदी जी का जो कमिटमेंट है महिला शक्ति के लिए, हमारे समाज के हर वर्ग के लिए, उस कमिटमेंट को आज दुनिया सराह रही है। विपक्ष में जो बात करते हैं कभी चीन से कंपैरिजन तो आप करेंगे ही, आपका प्रेम किसके साथ है हम सबको पता है, इसमें क्या बड़ी बात है। और जो आपने आंकड़े दिए, मान्यवर तनखा जी ने जो आंकड़े दिए, वो दिखाता है कि उनके समय में क्या काम होता था या काम नहीं होता था, उसको दिखाता है। जिस कंपैरिजन की ये बात कर रहे हैं, 1981 से आपके प्यारे देश ने काम चालू किया रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का। वो काम भारत में 2014 में चालू हुआ। 1978 2014 आपने 60 साल तक राज किया इस देश पे। किस मुंह से आज बोलते हो आप? इन 60 वर्षों में आपने 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई किया, मोदी जी ने 11 साल में 45,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई किया। आपके 60 साल के काम को किसी भी पैरामीटर पे देख लीजिए, 60 साल बनाम 11 साल, हर जगह 11 साल के इस काम में आपको अधिक शक्ति, अधिक पावर, अधिक अचीवमेंट दिखाई देगा। इसलिए बैठ कर नो कमेंट, बैठ कर नो कमेंट प्लीज। आप बोले इसलिए प्लीज जॉन ब्रिटास नॉट अलाउड। थोड़ा सा ध्यान, मैम थोड़ा सा ध्यान, सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, आप बोले प्लीज। थोड़ा सा ध्यान अपने देश पर भी दे दीजिए तो बहुत भला होगा, आपका भी और देश का भी। माननीय अध्यक्ष जी, सेफ्टी में जो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता था एक्सीडेंट्स का, वो था लेवल क्रॉसिंग्स का। बहुत सारे लेवल क्रॉसिंग, करीब 9,000 के आसपास थे, जहां पे लेवल क्रॉसिंग है लेकिन वहां पर न तो कोई व्यक्ति रखा गया था, न कोई टेक्नोलॉजी रखी गई थी। मैं बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि 9,000 के 9,000 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया है। और आज जो भी लेवल क्रॉसिंग है वहां पर या तो व्यक्ति है, या अंडरपास बना दिया गया है, या फिर फ्लाईओवर बना दिया गया है, जिससे कि उस एक्सीडेंट की एक बहुत बड़ी जड़ से समाप्त किया जा सके। अध्यक्ष जी, जो LHB कोचेज है, पुरानी एक 1960s की 1950s की टेक्नोलॉजी थी ICF कोचेज की, उसकी जगह LHB कोचेज लगाना देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। 1990 में ये टेक्नोलॉजी आई, लेकिन 1990 से 2014 तक बहुत धीमी गति से काम हुआ। मात्र 2,300 LHB कोचेज थे। इन 10 वर्षों में, इन 11 वर्षों में 41,000 LHB कोचेज का मैन्युफैक्चरिंग किया गया, 17 गुने ज्यादा। ऐसा जो कहते हैं कि अध्यक्ष जी, केवल सेफ्टी का नाम लेने से नहीं होता है, पूरा एक एक फैक्टर पे जाके डिटेल्ड एनालिसिस करके उसके रूट कॉज में जाके उसको सॉल्व करना पड़ता है, तभी जाके सेफ्टी एनहांस हो सकती है।
और वही किया गया है। सेफ्टी पे मात्र 8-10 हज़ार करोड़ का खर्चा होता था, पहले इन्वेस्टमेंट होता था यूपीए के समय में। आज 1,14,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी पे इन्वेस्टमेंट है। कोई रेल सेफ्टी फंड के बारे में बात कर रहे थे, तब माननीय सभापति महोदय 2,000-4,000 करोड़ का अगर रेल सेफ्टी फंड बना देते थे तो उसी में लोग खुश हो जाते थे, तालियां बजवा लेते थे इस सदन में। आज मोदी जी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हर साल सेफ्टी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। आज रिजल्ट मैं नहीं कहता कि ये पड़ाव आ गया है, ये पड़ाव नहीं है, ये केवल जर्नी है। अभी भी 171 एनुअल एक्सीडेंट्स जो होते थे, 171 एवरेज था, उससे कम होके आज 30 पे आ गए, 30 पे आ गए। अरे भाई आज इस साल तो आज इस लेवल पे आने के बावजूद भी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। हमें और भी इसमें प्रयास करने हैं और इसमें हर एक फैक्टर में हमें रूट कॉज में जाके रूट कॉज को ही सॉल्व करना है। केवल लीपापोती से काम नहीं होता जैसा कि आपके टाइम में करते थे। आज हमें रूट कॉज में जाके सॉल्व करना पड़ेगा। बात कवच की आई और एंटी कोलिजन डिवाइस की बात तीन मान्य सांसदों ने की। मैं फिर इसको कहता हूं, उसको पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देखें आप। एंटी कोलिजन डिवाइस जो लगाया था, प्लीज ऑनरेबल ममता जी ने, क्रॉस टॉकिंग प्लीज। ऑनरेबल ममता जी ने जो एंटी कोलिजन डिवाइस का बहुत ही फैनफेयर के साथ लगाया था, माननीय सभापति महोदय, मैं टेक्निकल, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की समझ है मुझे। किसी भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस या इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिस्टम का एक पैमाना होता है, SIL कहते हैं उसको, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 1 सबसे कम और लेवल 4 सबसे ज़्यादा। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का सर्टिफिकेशन होता है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, बहुत अलग अलग तरीके से उसको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसर्स होते हैं, दुनिया में बहुत कम माने जाते हैं जो अच्छे ISA हैं, वो पूरा असेसमेंट करके सेफ्टी का असेसमेंट करते हैं। सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एंटी कोलिजन डिवाइस में कोई सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का न कोई सर्टिफिकेशन हुआ, न कोई उस तरह से टेस्टिंग हुई। और यूपीए सरकार के समय ही अपने ही इनके समय ही जो लगाए गए ACD को, एंटी कोलिजन डिवाइस को ऑफिशियली फेलियर करार किया गया और जितने लगाए गए थे उन सबको भी रिमूव करने का फैसला लिया गया 2012 में। मैं आशा करता हूं कि आज के बाद में हमारे TMC के सांसद कभी ACD का नाम न लें, क्योंकि उनके ही समय में ये लगाया घोषणाओं के साथ और उनके ही समय में फेलियर घोषित हुआ। मोदी जी ने 2016 में कवच के डेवलपमेंट को कंप्लीट किया। 2016 से 2019 के बीच में इसका सर्टिफिकेशन का प्रोसेस चला। SIL 4, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4, जो कि हाईएस्ट लेवल होता है सेफ्टी का, उस लेवल का सर्टिफिकेट लेने में 3 साल लगे। डिस्पाइट कोविड के 2 साल, 20 और 21 के 2 साल का एक सेटबैक रहा, फिर भी लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। और भारत बहुत ही एक, हमारा रेलवे नेटवर्क बहुत ही एक वाइड, अलग अलग डाइवर्सिटी का रेलवे नेटवर्क है। माननीय सभापति महोदय, कहीं पे बहुत ह्यूमिडिटी वाला एरिया है, कहीं पे ड्राई डेजर्ट का एरिया है, कहीं पे पहाड़ का एरिया है, कहीं पे नदियों वाला एरिया है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के सारे फीचर्स को डिवाइस में लाना, ये हमारे सामने जिम्मेदारी थी। उस जिम्मेदारी को पूरा किया। 2021 से लेके 2024 के बीच में 3 साल लगे। हर तरह के फीचर्स, हर पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको टेस्ट किया और 16 जुलाई 2024 को कवच का वर्जन 4.0 फाइनली RDSO ने अप्रूव किया। और अब 10,000 लोकोमोटिव एक साथ ऑर्डर, टेंडर निकल चुका है, ऑर्डर्स प्लेस किए जा चुके हैं और 15,000 किलोमीटर का एक साथ काम इस पे कवच का चल रहा है।
जो कह रहे थे कि 2% हुआ है और इसी गति से चलेगा, नहीं, ये मोदी जी के काम करने की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। जो मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जो समृद्ध देशों ने 20 साल में काम किया, जो समृद्ध देशों ने 20 साल में काम किया, वो हम इन 5 वर्षों में कंप्लीट करके दिखाएंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा संकल्प है। और इस संकल्प में जो साथ दे, आपको धन्यवाद, साथ नहीं दे तो देश आपको विदा भी कर देगा। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा, इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नई दिल्ली का दुखद इंसिडेंट हुआ है, उसकी भी जांच चल रही है। कई मान्यवर सांसदों ने इसका विषय उठाया, मैं इसमें नहीं बोलना चाहूँगा। मैं केवल, मेरे बहुत अच्छे मित्र श्री मनोज झा जी हैं, आज मुझे बड़ा दुख हुआ जब इन्होंने कहा कि आपने बात को छुपाने के लिए सीसीटीवी का कैमरा बंद कर दिया। किसी की भी बात, 12 लाख आपस में 12 लाख रेलवे कर्मचारी, 12 लाख रेलवे कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पे खंडन करना चाहूंगा इस बात का, सीसीटीवी कैमरा बंद नहीं किया गया था। मैंने स्वयं मेरे पास सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खुद के पास है, मैंने स्वयं देखी है। कोई बात नहीं है, किसी भी बात में माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, रिकॉर्ड पे जा रही है। हर जान, हर व्यक्ति, हर प्राण एक बहुत ही दुखद बात होती है। अगर एक्सीडेंट हो, हर एक्सीडेंट एक दुखद घटना होती है। सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे उसमें हमें कहीं पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर उससे में राजनीति करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके बजाय हमें क्या हम उससे स्टेप ले सकते हैं वो ध्यान रखने की जरूरत है। नो कमेंट प्लीज। माननीय मंत्री जी, आपकी बात है रिकॉर्ड पे जा रही है। सभापति महोदय, इस दुर्घटना के बाद में ये फैसला लिया गया है कि 60 स्टेशन पे कंप्लीट एक्सेस कंट्रोल किया जाएगा। 60 स्टेशंस में परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे, जिससे कि ज़्यादा सर्ज आए तो सर्ज को उसी एरिया में रखा जा सके। और पायलट प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या और गाजियाबाद में ऑलरेडी चालू कर दिया गया है इन 5 स्टेशंस पे। और माननीय सभापति महोदय, जो पिछले साल छठ में और इस साल कुंभ में जिस तरह की फैसिलिटी होल्डिंग एरिया की गई, अब वो 60 स्टेशन में परमानेंटली लगाया जाएगा। 100% एक्सेस कंट्रोल करने का इन 60 स्टेशनों में निर्णय लिया गया है। केवल जिन पैसेंजर्स के पास कंफर्म टिकट है वही स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे जा पाएंगे, ताकि प्लेटफॉर्म पे किसी तरह की कोई भीड़ भाड़ नहीं आए। 12 मीटर का यानी 40 फुट का चौड़ा FOB वो बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बार महाकुंभ में जब ये 12 मीटर के FOB लगाए गए थे, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि 12 मीटर यानी 40 फुट अपने आप में एक सब्सटैंशियल डिस्टेंस होती है, तो उसमें भीड़ भाड़ होने की कोई संभावना नहीं होती है। हर जगह कैमरास लगाए जाएंगे। महाकुंभ में वॉर रूम में कैमरा का बहुत अच्छा उपयोग हुआ था, और इन सभी के सभी बड़े स्टेशंस पे वॉर रूम बनाए जाएंगे। कम्युनिकेशन के डिवाइसेस टोटली नए जनरेशन के लेटेस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन के डिवाइसेस लगाए जाएंगे, और जितने रेलवे के स्टाफ या सर्विस पर्सन्स हैं उन सबको नए डिज़ाइन का ID कार्ड दिया जाएगा। स्टाफ के लिए एक नई यूनिफॉर्म बनाई जाएगी, जिससे कि किसी भी क्राइसिस के सिचुएशन में लोगों को पता चल सके कि ये व्यक्ति रेलवे का अधिकारी है या स्टाफ है, तो आराम से उसके साथ संवाद हो सके। ये सारे के सारे डिटेल एनालिसिस किया गया है न्यू दिल्ली स्टेशन के इस इंसिडेंट का, और उससे जो सीखने को मिला, बहुत दुखद घटना हुई, हम सब उसके लिए दुखी हैं, लेकिन उसमें भविष्य में ऐसा ना हो वो करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी प्रयास से फिर ये भी एक निर्णय लिया गया, जो कि बहुत कठोर निर्णय होगा, और मुझे
मैं आपके माध्यम से पूरे सभी मान्यवर सांसदों का सहयोग भी मांगूंगा कि टिकट्स इन सब स्टेशंस, भीड़भाड़ वाले स्टेशंस पे उतनी ही दिए जाएंगे जितनी की सीटें ट्रेन के अंदर है, ताकि भीड़ वाला वो मुद्दा ना हो। साथ ही साथ जो डिमांड रहेगी उसके लिए करीब 80 के आसपास स्पेशल ट्रेन्स की व्यवस्था की जा रही है, जिनको इन 60 स्टेशंस के आसपास वाले एरिया में रखा जाएगा, ताकि अगर अचानक ज़्यादा भीड़ आए तो स्पेशल ट्रेन के माध्यम से लोगों को यात्रा की एक सुविधा दी जा सके। माननीय सभापति महोदय, महाकुंभ के समय 13,000 गाड़ियों का प्लान था एक्स्ट्रा चलाने का, और एक्चुअल में 17,000 गाड़ियाँ चलाई एक्स्ट्रा, 17,330 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा चलाई, और दिन रात टीम ने काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार फॉलोअप करते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार संवाद होता था, माननीय गृह मंत्री जी लगातार मॉनिटर करते थे। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो रेलवे के कर्मचारी दिन रात लगे रहे, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने 24 घंटे में एक बार खाना खाया होगा या हल्का सा कुछ नाश्ता किया होगा, उसके बिना वो काम करते रहे। एक महिला कर्मचारी, एक महिला कांस्टेबल अपने बच्चे को अपने गोद में रख के यहाँ पे काम पे, ड्यूटी पे लगी रही। इस तरह के कमिटमेंट के साथ सबने काम किया माननीय सभापति महोदय। और ऐसे में विपक्ष अगर केवल उंगली उठाए और 10,000 काम अच्छे हैं और उस 10,000 कामों को ध्यान न देके केवल एक गलती अगर हो जाए, केवल उसी के ऊपर लगे रहे, तो ये तो कोई एक डेमोक्रेसी की बात नहीं हुई। मेरा इससे आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस पूरी टीम को, मेहनत जो कर रही है टीम, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्लीज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस बहुत ही संकल्प भरे समय में माननीय सभापति जी, जो एक समृद्ध राष्ट्र बनाने का सपना लेके हम चले, जो देश को विकसित भारत बनाने का एक जो लक्ष्य सामने रखा है, और जो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना को हमेशा जिया है, इसीलिए आज इस देश ने मोदी जी को ऐतिहासिक तीसरी टर्म दी है। और इस तीसरी टर्म में मोदी जी ने हम सबको कहा है, प्रधानमंत्री जी ने हम सबको कहा है कि हमें इस बार 3 गुना अधिक मेहनत करनी है, ताकि विकसित भारत का जो फाउंडेशन है वो मजबूत बने, और उसी भावना के साथ हम सब काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। धन्यवाद।